विष्णुगुप्त था। इस तरह गुप्त शासन काल में तमाम विद्वान भी थे जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं। गुप्त शासन काल में साइंस टेक्नोलॉजी के बारे में भी हमने आपको बताया था। गुप्त शासन काल में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस कंडीशंस के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, किंग को सुप्रीम अथॉरिटी माना जाता था। सेंटर में किंग को डिवाइनिटी यानी दैवी शक्ति प्राप्त थी। किंग अपनी मंत्रिमंडल के साथ पूरे सेंटर गवर्नमेंट को संभालता था। किंग के मंत्रिमंडल में प्रमुख मिनिस्टर्स होते थे, जिनमें कुछ मिनिस्टर्स के नाम ये हैं, जिसमें पहला है महाबलाधिकृता। महाबलाधिकृता कमांडर इन चीफ होता था, यानी सेनापति होता था। दूसरा प्रमुख अधिकारी महादंड नायक। महादंड नायक चीफ जस्टिस होता था। तीसरा प्रमुख अधिकारी महाप्रतिहार, मेंटेनेंस ऑफ रॉयल पैलेस, यानी राजकीय पैलेस की देखभाल करता था, मेंटेनेंस की देखभाल करता था। चौथा संधि विग्राहक। संधि विग्राहक वार एंड पीस, युद्ध और शांति का मंत्री होता था। पांचवा दंडपाशिक, हेड ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट, यानी पुलिस विभाग का उच्च पदाधिकारी होता था, आज का पुलिस कमिश्नर टाइप का। छठा महाश्वपति, कैवेलरी यानी घुड़साल का अध्यक्ष होता था, हेड ऑफ द कैवेलरी। सातवां महामहिपालपति, एलिफेंट्स डिपार्टमेंट का हेड होता था। महामहिपालपति एलिफेंट्स का इंचार्ज होता था, हेड ऑफ द एलिफेंट डिपार्टमेंट्स। युक्त पुरुष। युक्त पुरुष अकाउंट्स ऑफ वार बूटी, यानी लूटे गए माल का पूरा लेखा जोखा तैयार करता था। याद रखें, युक्त पुरुष। वार बूटी माने लूट के माल का लेखा जोखा रखता था। खाद्य पाकिक, रॉयल किचन का हेड होता था, रसोइये का हेड होता था ये। महानरपति, इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिकों का अध्यक्ष होता था। तो दोस्तों, ये और इसके अलावा भी कुछ प्रमुख मंत्री होते थे जो सेंटर में किंग का पूरा सपोर्ट करते थे, किंग का साथ देते थे। लेकिन दोस्तों, सेंटर के बाद राज्य प्रांतों में डिवाइड थे। प्रांत को भुक्ति या देश कहा जाता था, भुक्ति या देश कहलाता था, और इसका गवर्नर होता था कुमारामत्य। याद रखें, कुमारामत्य भुक्ति या देश यानी प्रांत का गवर्नर होता था। वैसे देश या भुक्ति में भी एक मंत्रिमंडल होती थी, कुमारामत्य की मदद करती थी। देश भुक्ति को जिले में डिवाइड किया गया था, यानी डिस्ट्रिक्ट में, जिसे प्रदेश कहा जाता था। और प्रदेश के नीचे ग्राम होता था। ग्राम को विथि कहा गया है, विथि। वैसे ग्राम का हेड ग्रामीणी कहलाता था या ग्रामपति कहलाता था। नगर भी होता था, नगर का अध्यक्ष नगरपति कहलाता था। इस तरह दोस्तों,
गुप्त काल में प्रशासन के कई लेयर्स थे। गुप्त शासकों के शासनकाल में सामाजिक दशा काफी अच्छी थी। वैसे इस समय तमाम कम्युनिटी आ चुकी थी, तमाम कास्ट भी आ चुके थे। कायस्थ नामक कास्ट इसी समय में आई थी, जो कि कारकुन यानी क्लर्क का काम करते थे। लेकिन इस समय महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। वैसे तो सती प्रथा का जिक्र हुआ है, लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें तो महिलाओं की कंडीशंस काफी अच्छी थी। रामायण महाभारत पर आधारित तमाम ग्रंथ, पुराण जिसको कहते हैं, गुप्त काल में रचे गए हैं, गुप्त काल में कंपाइल्ड किए गए हैं। वैसे तो 18 पुराण हैं। 18 पुराण में पहला है मत्स्य पुराण, और विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण 2 महापुराण कहलाते हैं। तो दोस्तों, सामाजिक स्थिति बहुत अच्छी थी, और इसके अलावा धार्मिक कंडीशंस यानी रिलीजियस कंडीशन गुप्त काल में, तो अगर आप देखें तो गुप्त शासक सेकुलर थे, सब धर्मों को मान्यता देते थे। लेकिन गुप्त शासकों का अपना पर्सनल निजी धर्म भागवत धर्म था, जिसको ब्राह्मण धर्म भी कहा गया है, जिसमें वासुदेव कृष्ण की पूजा होती थी। वासुदेव कृष्ण यानी विष्णु भी कहलाते हैं, जिनका वाहन गरुण पक्षी था। गुप्त शासकों ने गरुण पक्षी को एम्ब्लेम बना रखा था, यानी राष्ट्रीय प्रतीक बना रखा था। दोस्तों, गुप्त काल में सामंती प्रथा यानी फ्यूडलिज्म अपनी क्लाइमेक्स पर थी। वैसे तो सामंती प्रथा सातवाहन काल से ओरिजिन हुई है, लेकिन गुप्त काल में सामंती प्रथा अपनी चरमोत्कर्ष पर थी, चरम सीमा पर थी। वैसे गुप्त शासक जो जमीन दान में देते थे 3 प्रकार के थे। पहला, ब्राह्मण को दी गई जमीन ब्रह्मदेय कहलाती थी। ब्राह्मण, ऐसे ब्राह्मण जो विद्वान ब्राह्मण थे, किंग के द्वारा जो जमीन दान में दिया जाता था उसको ब्रह्मदेय कहा गया है। दूसरा, ऐसी जमीन को जो मंदिर को दिया जाता था देवदान कहलाता था। तीसरा, ऐसी जमीन थी जो सेकुलर जमीन दान में दिया जाता था, यानी विद्वानों को दिया जाता था, स्कॉलर्स वगैरह को, या किसी विशिष्ट पुरुष को दिया जाता था। ऐसी जमीन सेकुलर जमीन कहलाती थी। तो याद रखें, सामंती प्रथा के अंडर में जमीन दान में दिया जाता था, और इसके अलावा सामंती प्रथा के कारण ही गुप्त वंश का डिक्लाइन भी स्टार्ट हुआ था। बड़े बड़े सामंत स्वतंत्र शासक बन बैठे थे। दोस्तों, गुप्त शासन काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा गया है, दिनार, और चांदी के सिक्के को रूपक कहा गया है, रूपक, रूप माने चांदी। यानी यहां की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गुप्त शासकों का व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के साथ होता था। इस समय कई प्रमुख बंदरगाह थे, जिसमें ताम्रलिप्ति वेस्ट बंगाल में, भरुकच्छ गुजरात में, भेरी गाजा उड़ीसा में 3 बड़े बड़े बंदरगाह थे। इनके अलावा छोटे मोटे कई बंदरगाह थे। साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ गुप्त शासकों के व्यापार सबसे ज्यादा होते थे। गुप्त शासकों के शासनकाल में बाहर से सोना सबसे ज्यादा आता था। जैसा कि हमने आपको बता चुके हैं कि गुप्त काल में सोने की प्रचुरता के कारण इसे गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। और वैसे गुप्त शासकों के शासनकाल में गिल्ड सिस्टम यानी मर्चेंट का ग्रुप्स गिल्ड सिस्टम कहलाता है। इन गिल्ड्स को सिक्के छापने, सिक्के बनाने का अधिकार भी था। गुप्त काल में कई ऐसे गिल्ड थे नगर या शहर में, जिनका मेन काम यही था, वे अपने नाम के भी सिक्के चला लेते थे। वैसे गुप्त काल में विष्ठी शब्द का भी प्रयोग मिला है। विष्ठी का मतलब फोर्स्ड अनपेड लेबरर,
यानी ऐसे मजदूर जिनको बिना वेतन के ही काम ले लिया जाता था। तो इस तरह गुप्त शासन काल में ये तमाम बातें हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आएगी। दोस्तों, अगर यह क्लिप पसंद आई हो तो आप इसको सब्सक्राइब करें,